It's time to learn physics. फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Welcome back in the next lecture of electrostatics. Today we will discuss about the electric flux. क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। समझिएगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ध्यान दिया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट चार्जेस। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास सिंगल चार्ज हो, क्या हो? सिंगल चार्ज जो कि कैसा हो? पॉइंट चार्जेस हो। कैसा हो? पॉइंट चार्जिंग। तो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर हमें क्या फाइंड करना है, किसी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, किसी भी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम जानते हैं क्या, अगर आर डिस्टेंस हो तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये सिंगल पॉइंट चार्ज ना रखा, अगर डबल हो जाए, बोले तो डाइपोल हो जाए। क्या हो जाए? डाइपोल हो जाए। अगर इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, एक ऑन एक्सियल पॉइंट, दूसरा पढ़े थे ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। पर ये जरूरी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमारे पास हर जगह क्या हो? पॉइंट चार्ज ही हो। क्या जरूरी नहीं है कि हर जगह क्या हो? पॉइंट चार्ज हो। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कोई भी लंबाई है कंडक्टर का, इस पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मान लीजिए इसके कारण आपको निकालना हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सकता है ऐसा कुछ सरफेस बना हुआ हो, इस सरफेस के कारण क्या निकालना हो? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े हम लोग। तो अगर पॉइंट चार्ज ना होकर प्रैक्टिकली में कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तब यहाँ पर हमारे पास जो भी फॉर्मूले पॉइंट चार्जेस के लिए हैं, वो सब का सब क्या होता है? यहाँ पर फेल हो जाते हैं। मतलब उसको हमें अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रैक्टिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक नया थ्योरी चाहिए, ये नया प्रैक्टिकल कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण क्या निकाल सकें? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। तो उसी ऑब्जेक्ट यानी उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आ जाए, तो इस चीज़ को जानने के पहले सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो किसी भी शेप का हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गॉस। क्या नाम था? गॉस, जिन्होंने दिया गॉस थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। ठीक है ना? यानी उनके माध्यम से उन्होंने जो तरीका हमें बताया, जो एप्लीकेशन बताया, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सरफेस का, अगर हम प्योरली गॉस लॉ की बात करें तो वो हम मेनली क्लोज सरफेस के लिए बताया गया था। किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। यानी कोई सी भी शेप का अगर क्लोज सरफेस होगा तो हम वहां पर उस मेथड के द्वारा हम क्या फाइंड कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उस गॉस लॉ में एक वर्ड आता है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब गॉस थ्योरम को सीखने के लिए हमें जानना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को यूज किया गया एक डिफरेंट बॉडी, मतलब किसी भी शेप का हो, उस शेप के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सीखने के पहले, मतलब उसको जानने के पहले, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, यानी कैलकुलेट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। बात समझ में आ रही है? आज हमारा लेक्चर किस पे है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ इसके कारण हम लोग क्या करते हैं? किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि स्केलर दोनों, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर के फॉर्म में यूज करते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब ये डिफरेंशियल थोड़ा पटांगा लग रहा है क्या? ये स्केलर के फॉर्म में यूज करते हैं, क्या करते हैं? तो देखिए सीखिए, यहाँ पर समझिएगा। कहता क्या है कि मान लीजिए एज एग्जाम्पल आपको हम सिखा रहे हैं, क्या है कि मान लीजिए एक रूम है, एक खुले रेगिस्तान में एक रूम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? खुले रेगिस्तान में एक रूम बना हुआ है। ठीक है,
ये रूम हमारा बना हुआ है, मान लीजिए हवाएं चल रही है, हवाएं चल रही है, वो हवा क्या इस रूम पर स्ट्राइक करेगा? करेगा। क्या वो रूम को ही स्ट्राइक करेगा कि अगल बगल से भी हवाएं पार होगी? तो अगर आपसे हम पूछें कि जो हवाएं चल रही है वो इस घर के लिए कितनी हवाएं हैं, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हवा जो है वो इस सरफेस यानी कि इस रूम को हिट कर रहा है, तो क्या वो पूरा का पूरा सारा हवा होगा या जो हवा इस रूम को टच करेगा सिर्फ वही हवा हमारे रूम के अंदर प्रवेश करेगी? इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एयर हमारे सराउंडिंग में है उसमें से कुछ पार्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर हमारे रूम को टच कर रहा है वही हवा क्या होगा इस रूम से क्या होगा लिंक्ड होगा, बाकी हवाएं अगल बगल से गुजर जाएगी। बात समझ में आ रही है? बस सिमिलरली इसी बात को ध्यान दीजिए, हम क्या किए डिफरेंट हवा जितना भी हवा अगर आसपास फैला हुआ था उसमें से कुछ अमाउंट जो हमारे सरफेस को लिंक कर रहा था वो हवा हमारे रूम के अंदर प्रवेश करेगी। तो सिमिलरली इसी को ध्यान में रखते हुए सोचिए क्या कि अगर मान लीजिए इस रूम में जहां मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर दे रहा हूँ इस रूम में हर जगह क्या फैला हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फैला हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। बात समझ रही है? कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या किए हमारा एक सरफेस बीच में ऐसे लाकर रख दिए बीच में सरफेस। अब ध्यान दीजिएगा कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। हम आपसे पूछे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक विथ दिस सरफेस, तो क्या सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या कुछ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? तो क्या होंगे? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे जो इस सरफेस को भी हिट कर रहा होगा। तो इस सरफेस को जो हिट कर रहा होगा यानी तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसको मान लीजिए हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कहाँ? पेज बोर्ड पर। किसको? बोर्ड पे। तो आपको हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ाए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसको डिनोट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब अगर हम फिगर बनाना चाहें उसका तो हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रहा है, एनी डाउट? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहाँ से गुजर रहा है तो सोचिए ध्यान से क्या किए हम इसके बीच में एक सरफेस लाकर रख दिए। क्या कर दिए? एक सरफेस लाकर बीच में हम रख दिए। अगर ये सरफेस को हम यहाँ पे रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये सरफेस से क्या 1 2 3 4 5 6 क्या 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर। तो क्या 6 का 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो नहीं। कितने हो रहे हैं? 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से लिंक हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या किए? डिफ्रेंशिएट, मतलब यहाँ पर हम डिस्टिंगाइज कर लिए कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से लिंक्ड है। मतलब इसका फ्लक्स कितना है? 3 है। दैट इज स्केलर, मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ नंबर बोले तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर मतलब क्या हुआ? नंबर। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए स्केलर यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इसका फ्लक्स कितना है? 3 है। तो अब हम इसको डिफाइन, ये तो समझने के लिए कि स्केलर की तरह इसको यूज कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्चुअली किस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं? तो सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस से हिट कर रहा है। क्या कर रहा है? सरफेस से हिट कर रहा है। अगर ये सरफेस से कितने है? 3 लाइन हिट कर रहा है। इसका मतलब इस सरफेस से 3 लाइन इस पर हिट कर रहा है, तो ये 3 लाइन यानी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस सरफेस पे हिट किया इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing perpendicular to the surface is called electric flux, यानी number of electric field line passing through any surface perpendicular and it is called electric flux। और यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का नंबर है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस।
पर वो लाइन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। यानी अगर इस सरफेस से 5 लाइंस पास हो रहे हैं परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा उसका, 5 हो जाएगा। तो ये जो हमारा डिफरेंस था फिजिकल डिफरेंस था, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखकर हम बता सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर कितना फ्लक्स है। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट नहीं। अब समझिएगा मैथमेटिकली ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कैलकुलेट करने की बात हो गई, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक जा रही है। क्या जरूरी है हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कैलकुलेट कर पाएंगे? तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें विजिबल नहीं होता है। अगर हमें दिखाया गया है कि 5 लाइन्स पास हो रही है, इसका मतलब 5 फ्लक्स है, पर ज़रूरी नहीं ये फील्ड हमें नंबर के फॉर्म में ही दिया रहे। हो सकता है दिया हुआ है कि इस रूम में 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो कर रहा है। आपको बताइए कि इस किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स है। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें, किसका, मैथमेटिकली अगर बात करें, तो मैथमेटिकली फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स एज इक्वल टू E डॉट ds। इसको डॉट नहीं लिखिए, अभी सीधा देखिए E इंटू सरफेस एरिया। क्या लिखिए, E इंटू सरफेस एरिया। मतलब व्हाट इज फ्लक्स? द फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया कौन सा एरिया है? तो जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये सरफेस मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कितना लिंक्ड है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। और फ्लक्स को डिनोट करते हैं किससे, हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, यानी फाई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? तो इस पे बहुत से डिफरेंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्केलर क्वांटिटी तो कभी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में यूज होता है। क्या होता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी स्केलर क्वांटिटी तो कभी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब ऐसा क्यों कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर भी और वेक्टर भी है? तो ध्यान दीजिएगा, एरिया आपसे पूछा, हम बोले कि हमारा खेत है, क्या है, खेत है जो कि 500 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 500 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, बहुत बड़ी तो नहीं है, मान लीजिए 500 मीटर स्क्वायर फैला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में है या नहीं कि हमारे पास खेत है? तो है, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर एरिया एज ए स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या इस हमारे हाथ का भी कुछ ना कुछ एरिया होगा? ध्यान दीजिएगा, इसी एरिया को हम अभी आपको वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, आपको अभी कितने अंगुल दिख रहे हैं? हमारे जो फेस दिख रहा है आपके हाथ का, वो क्या पूरा का पूरा दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, इस हाथ को हम रोटेट करना शुरू किए, क्या ये हाथ ऐसे रोटेट हो गया? अब बताइए, क्या आपको जो सरफेस दिख रहा था वो अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? अभी तो सरफेस है हमारे पास। सरफेस तो ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, सरफेस तो है पर आपको दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो अभी आपके सामने था वो चेंज हो गया इधर की, मतलब आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसी एरिया को हम विजिबिलिटी के फॉर्म में यूज करें, तो विजिबिलिटी के फॉर्म में इस एरिया का क्या डायरेक्शन चेंज हो गया, आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा? डायरेक्शन चेंज होने के चलते। मतलब इस एरिया का अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो आपकी विजिबिलिटी भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। मतलब जो आप इसको देख पा रहे हैं वो नहीं दिखेगा आपको। यानी कि अगर एरिया को हम विजिबिलिटी के फॉर्म में देखने के लिए यूज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इसका एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे इस एरिया का दिखने का पोर्शन जो है वो कमता चला जा रहा है। अब इस पूरा दिख रहा है, शायद कुछ कम दिखे, फिर और कुछ कम दिखे, फिर क्या, जीरो। यानी जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपको ये दिखने वाला एरिया क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ध्यान दीजिए, ये लाइन आपके 4 लाइन्स, ये 4 लाइन्स है आपको, ये 4 लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऐसे जा रहा है। क्या चारों का चारों लाइन फील्ड इस पर अटैच होगा? ध्यान दीजिए, ये 4 का 4 लाइन्स अगर हम इस एरिया को ऐसे शिफ्ट कर दें, क्या सारा का सारा स्ट्राइक कर पाएगा? नहीं। देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है, 2-3 लाइन ऊपर से क्रॉस करने वाला है। अगर इसको हम कंप्लीटली ऐसे कर दें तो ध्यान दीजिए, क्या इस सरफेस पे कोई भी लाइन टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो सब बगल से क्या कर जा रहा है, पार कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमारा एरिया एज ए स्केलर या एज ए वेक्टर यूज हो रहा है।
तो एज ए वेक्टर यूज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस पे पड़ने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी चेंज हो रहा है। अगर इस पर पड़ने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज कर रहा है। तो कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम फ्लक्स जानते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन जैसे ही लाइन एरिया चेंज किए तो जो 2 लाइन थे वो 1 लाइन बदल गया कि फिर 0 हो गया। यानी कि जैसे जैसे इसका एंगल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से वैसे वैसे इसका फ्लक्स भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी फ्लक्स एरिया के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यानी एरिया के पास भी क्या दिख रहा है, हमें डायरेक्शन दिख रहा है। यानी एरिया एज ए वेक्टर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रही है? एरिया वेक्टर क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इसका एंगल चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से वैसे वैसे इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रही है। यानी एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए नाम दिया गया एरिया वेक्टर। क्या दिया गया? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, क्या एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा माना जाता है क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर सरफेस। एरिया ये है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन क्या ये है कि हमारा एरिया का डायरेक्शन ये हो गया। ये क्या हो गया, मान लीजिए सरफेस को ऐसे कर दें हम, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या ये इसका एरिया हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी सरफेस जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे इसका एरिया का डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करता चला जाएगा। यानी अभी ऐसे है, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। यानी जैसे भी सरफेस है उसका अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही हमारा एरिया क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर? यानी कि एरिया कैसा भी है जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया एज ए वेक्टर ही यूज होगा, क्योंकि हर जगह पे क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बता चुके हैं एरिया हर चीज़ के लिए वेक्टर क्वांटिटी का यूज नहीं होगा, किसी किसी पार्टिकुलर केस के लिए यूज होगा। और उसमें से एक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का क्या हुआ फॉर्मूला हमारे पास, E इंटू एस, यानी सरफेस एरिया यानी फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस हो रहा है। अब थोड़ा सा और सीखिए यहाँ पर कि क्या ई एस कंप्लीट है या नहीं है। गौर कीजिए, ये एरिया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, 4 लाइन, क्या चारों इस पर स्ट्राइक करेगा? करेगा। कितना फ्लक्स? 4 फ्लक्स हो गया, होगा ना? बात समझ में आ रही है सबको? देखिए ध्यान से, ये लाइन ऐसा है तो चारों को चारों स्ट्राइक किया, इस पर स्ट्राइक किया मतलब इसका फ्लक्स 4 है। ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको हम ऐसे चेंज करना शुरू करेंगे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या सभी के सभी इस पर अट्रैक्ट होंगे? नहीं। देखिए ध्यान से, 2 स्ट्राइक करेगा, एक इधर से निकल जाएगा, निकल रहा है, और ऐसे कर देंगे तो शायद ये दोनों भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। यानी जैसे जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है एरिया का वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पड़ रहा है इस पर वो भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स जो है वो एरिया के डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो रहा है वैसे फ्लक्स भी चेंज कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, एरिया भी मौजूद है, पर एरिया का डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो रहा है वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम रहे हैं, यानी फ्लक्स भी इसका चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब ये ऐसे था लाइन और जब ये ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या सभी के सभी लाइन स्ट्राइक कर रहे थे इसके ऊपर? यानी मैक्सिमम फ्लक्स है इस कंडीशन में। कैसा फ्लक्स है? मैक्सिमम फ्लक्स है। और अगर हम इस एरिया को ऐसे शिफ्ट कर दें तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्या 0 हो जाएगा? या कोई भी लाइन इस सरफेस को हिट करता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, ये सब का सब लाइन स्ट्राइक स्ट्रेट पास कर जाएगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में फ्लक्स क्या हो रहा है, इसका 0 हो रहा है। ऐसे कंडीशन में फ्लक्स क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। तो गौर कीजिए, अगर थीटा की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? थीटा का, तो ध्यान दीजिएगा ये जैसे जैसे चेंज वैसे वैसे थीटा भी चेंज, मतलब फ्लक्स का भी वैल्यू भी चेंज। मतलब फ्लक्स सिर्फ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है? तो वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। और डायरेक्शन मतलब यहाँ पर क्या? एंगल। क्या? एंगल। क्योंकि डायरेक्शन चेंज मतलब एंगल चेंज, और एंगल चेंज मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज। इसका मतलब एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है।
अब सोच कर देखिए, अगर ये चेंज कर रहा है तो कैसे चेंज कर रहा है? थीटा है तो दो चीज़ साइन या तो कॉस, किसी के फॉर्म में चेंज कर रहा होगा, तो हम चेक करते हैं कैसे चेंज कर रहा है। तो गौर कीजिए, जब ये लाइन ऐसे, जब ये लाइन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, क्या सभी का सभी स्ट्राइक कर रहा है? क्या फ्लक्स यहाँ पर जीरो है या नहीं है? तो यहाँ जीरो नहीं है, क्योंकि सारा का सारा लाइन इस पर स्ट्राइक कर रहा है। फ्लक्स तो क्या है? मैक्सिमम है। क्या है फ्लक्स? मैक्सिमम। अब देखिए, इसी लाइन को, एरिया को ऐसे शिफ्ट कर दिए, देखिए ध्यान से, क्या एक भी लाइन आपको सरफेस पे दिख रहा है? नहीं, ये सब का सब ये स्ट्राइक पास कर जाएगा, पास कर जाएगा। कोई भी इस सरफेस को ऐसे हिट परपेंडिकुलर नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब ये फिर परपेंडिकुलर हिट नहीं करेगा तो इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास? जीरो हो गया। फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को ऐसे हिट नहीं कर रहा है परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स क्या? जीरो। तो फ्लक्स जीरो है तो क्यों जीरो है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं। एरिया जीरो है? नहीं। तो क्या जीरो है? इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है E इंटू एस, इसका वैल्यू, अगर ध्यान दीजिएगा, ये अगर ऐसे है तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसे रखा हुआ है तो एरिया का डायरेक्शन कौन सा होगा? क्या ये है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या ये ऐसे जा रहा है? तो अगर ऐसे जा रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है? तो बताइए देख के कितना डिग्री एंगल बन रहा है ये? क्या ये 90 डिग्री है? और जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स जीरो है या नॉन जीरो है? तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को हिट नहीं कर रहा है, मतलब फ्लक्स क्या है? जीरो है। और अगर फ्लक्स जीरो है तो ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जीरो कब आएगी? ये वैल्यू जीरो तब आएगी जब इस प्रोडक्ट में E इंटू एस के साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और ये फ्लक्स जीरो यहाँ पे वैल्यू कब आएगी? जब साइन या कॉस कौन सा यूज करेंगे? तो गौर कीजिए, किस केस में फ्लक्स जीरो था? जब एंगल कितना था हमारे पास? 90 डिग्री। क्या था एंगल? 90 डिग्री। मतलब किसका? साइन 90 या कॉस 90, किसका वैल्यू जीरो होता है? तो आप जानते होंगे कॉस 90 वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि अगर इस फॉर्मूले में कॉस थीटा को हम ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? कॉस थीटा को अगर ऐड कर दें तो ये कॉस थीटा का जैसे ही 90 होगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला अगर गौर करें तो क्या बन के आ गया हमारे पास? फाई इज इक्वल टू एस कॉस थीटा, और कॉस जीरो का वैल्यू 1, क्या मैक्सिमम वैल्यू है? और जब ये लाइन स्ट्रेट आती है तो क्या मैक्सिमम वैल्यू भी होता है? होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमारा फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम 0 डिग्री पे आ रहा है और मिनिमम 90 डिग्री पे आ रहा है। और ये किस कोसाइन, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोट कर रहा है? तो ये डिनोट कर रहा है कॉस को। क्या को? कॉस को। यानी हमारा जो फार्मूला जो फ्लक्स का आएगा, मैथमेटिकली जो हमारे पास फार्मूला आया वो आया फाई इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। यानी अब हम मैथमेटिकली फार्मूला बताते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया लिंक्ड। बात समझ में आ रही है? यानी सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा डेफिनेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है पूरी बात? तो देखिए यहाँ से क्या हम लोग क्लियर किए अभी तक? तो क्लियर यही किए हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास सरफेस दिया हुआ हो और इस पर 4 लाइंस आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो बताइए कि फ्लक्स कितना? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट भी क्या था हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी। कितने लाइंस? 4 लाइंस। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? 4 न्यूटन पर कूलम। और सभी का सभी किस पे आ रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रहा है। मतलब फ्लक्स कितना इसका? 4। कोई डाउट? ये सिंपल फिजिकल डेफिनेशन। अगर मैथमेटिकली उतर कर देखें हम लोग तो मान लीजिए क्या दिया हुआ है कि एक वैल्यू है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपके पास। कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन पर कूलम, जो कि सरफेस एरिया 12 मीटर स्क्वायर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर। कैसा पास कर रहा है? परपेंडिकुलर। तो बताइएगा फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ई एस और सरफेस कैसा है आपका? परपेंडिकुलर टू ई। मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और सरफेस कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, क्या ये डायरेक्शन हो गया किसका, एरिया का। अब ये डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितना डिग्री, 90 डिग्री। बताइए cos 90 का वैल्यू 0। क्या इसीलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना फ्लक्स 0। और अगर इसी सरफेस को हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ऐसे रख दें, तो क्या आप सभी के सभी लाइन पर स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करेगा। तो यानी यहाँ पर cos 0 और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यूज कर सकते हैं फाई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E इंटू एस। क्या हो जाएगा, E इंटू एस। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी पर। दो फार्मूला हमारे पास, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, तो मैथमेटिकल रिफ्लेक्शन था, वो था क्या, कोसाइन ऑफ E एंड S। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S फॉर सरफेस एरिया। यानी किसी भी सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फ्लक्स निकालना हो तो आपके पास सिंपल फार्मूला E डॉट ds। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और एरिया जो रखा हुआ है इसको क्या किए हम लोग, ऐसे रख दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, निकाल सकते हैं इसको। अब समझिएगा, इस सरफेस को जैसे इसको ऐसे शिफ्ट करते चले जाएंगे तो क्या होगा, थीटा चेंज करा जाएगा। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोई भी सरफेस रखा हुआ है जो कि थोड़ा टिल्ट करके ऐसे रखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में, और हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम, सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर एंड थीटा क्या है आपके बीच, 30 डिग्री। क्या है, 30 डिग्री। फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए, तो फार्मूला ES cos थीटा, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट। मतलब क्या है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एरिया है वो कौन सा एरिया दिया हुआ है। अब वो एरिया का डायरेक्शन पर फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस पर, अगर आपका एरिया डायरेक्टली दिया हुआ है 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है तो सिंपली मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अगर 90 डिग्री है तो वो फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एनी डाउट। और जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा वैसे वैसे उसका फ्लक्स भी क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। तो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, E डॉट ds। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आया ES cos थीटा। ठीक है, अगर ES cos थीटा आया तो गौर कीजिएगा इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस एरिया वो हम यहाँ क्या मान चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी ग्रुप में यूज कर रहे हैं। यानी कि E और S दोनों क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसका मतलब हमको यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जो कि हम पढ़े हैं दो तरह का, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। अगर स्केलर प्रोडक्ट आपको याद होगा तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, AB cos थीटा, वेक्टर प्रोडक्ट AB sin थीटा। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे गौर करें तो यहाँ हमारे पास ES cos थीटा है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब हम फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा है, क्या उसको फाई इज इक्वल टू E डॉट S लिख सकते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स बोल सकते हैं। यानी हमारे पास जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम यूनिट की बात करें तो हम E और S का यूनिट पुट करेंगे हम, तो हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ गॉस थ्योरम में, यानी गॉस लॉ में,